आज हम एक नई बुक के बारे में बात करेंगे जो कि जोस्टिन गार्डन द्वारा लिखित है। सोफ़ी का संसार, पाश्चात्य जगत की दर्शन गाथा। चलिए शुरू करते हैं। ईडन की बगियां। सोफ़ी एडमसन स्कूल से अपने घर की ओर आ रही थी। वापसी के शुरू वाले हिस्से में जोआना उसके साथ थी। वो रोबोट्स पर चर्चा कर रही थी। जोआना सोचती थी कि मनुष्य मस्तिष्क का एक उन्नत कंप्यूटर जैसा ही है, पर सोफ़ी उससे पूरी तरह सहमत नहीं थी। निश्चय ही एक व्यक्ति महज मशीन तो नहीं हो सकता ना। सुपरमार्केट पहुंचने के बाद वे अपने अलग अलग रास्तों पर चल पड़ी। सोफ़ी एक पसर उन्हें उपनगर के बाहरी हिस्से में रहती थी और वहां से स्कूल की दूरी जोआना की तुलना में दुगुनी थी। उसके घर के आगे वाले बाग से परे कोई और मकान नहीं थे, जिससे ऐसा लगता था उनका मकान दुनिया के किसी आखिरी छोर पर हो जहां से आगे वन शुरू हो जाते थे। नुक्कड़ से घूमकर वह क्लोवर क्लोज में आ गई। सड़क के आखिरी सिरे पर एक तीखा मोड़ था जिसे कैप्टन्स बेंड कहते थे। सप्ताहांत को छोड़कर लोग उस तरफ अक्सर नहीं जाते थे। मई के शुरुआती दिन थे। कुछ भागों में फलदार वृक्ष डिफोडिल्स के घने गुच्छों से घिरे हुए थे। बर्च के वृक्षों पर पहले से ही हल्के हरे पत्ते आने लग गए थे। कितनी अद्भुत बात है कि वर्ष की इस समय न जाने कैसे हर चीज़ फूट निकलती है। क्या बात थी कि बर्फ़ के आखिरी निशान गायब होते ही, मौसम में हल्का गुनगुनापन आते ही मरी हुई धरती से हरी वनस्पति का विशाल क्लेवर बाहर उमड़ पड़ता था। जैसे ही सोफ़ी ने अपने बाग का दरवाज़ा खोला, उसने मेल बॉक्स में झांका। प्राय भारी मात्रा में बेकार की डाक होती थी और कुछ बड़े लिफाफे उनकी माँ के नाम होते थे। एक ऐसा ही ढेर जिसे वह रसोई की मेज़ पर पटक देती और फिर ऊपर अपने कमरे में होमवर्क शुरू करने के लिए जा पहुंचती थी। कभी कभी उसके पिता के नाम बैंक से भी कुछ पत्र होते थे और उसके पिता एक साधारण पिता नहीं थे। सोफ़ी के पिता एक बड़े तेल वाहक जहाज के कैप्टन थे और वर्ष का अधिकतर समय बाहर यात्रा पर ही रहते थे। जब कभी कुछ सप्ताहों के लिए वह घर होते तो सोफ़ी और उसकी माँ के लिए घर को सुखद और आरामदायक बनाने के लिए घर में चीज़ों को सजाते संवारते रहते थे। किंतु जब वह समुद्री अभियान पर होते तो कहीं बहुत दूर जा चुके प्रतीत होते थे। मेल बॉक्स में केवल एक ही पत्र था और वह था सोफ़ी के नाम का। सफ़ेद लिफाफे पर लिखा था सोफ़ी एडमसन, 3 क्लोवर क्लोज। बस इतना ही। भेजने वाला कौन था यह कहीं नहीं लिखा था। इस पर कोई डाक टिकट भी नहीं थी। सोफ़ी ने गेट बंद करते ही लिफाफा खोला। अंदर लिफाफे के साइज़ के एक बराबर कागज़ की एक स्लिप थी। लिखा था, तुम कौन हो? और कुछ नहीं, केवल 3 शब्द हाथ से लिखे हुए और उसके बाद एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उसने लिफाफे को दोबारा देखा। पत्र तो निश्चित ही उसी के लिए आया था। आखिर मेल बॉक्स में इसे किसने डाला होगा? सोफ़ी जल्दी जल्दी लाल मकान में चली गई। हमेशा की तरह आज भी उसकी बिल्ली शेरिकन फुर्ती से झाड़ियों से निकलकर आगे बढ़ती पेड़ी पर कूदी और इससे पहले कि सोफ़ी घर का दरवाज़ा बंद करती, अंदर आ गई। जब सोफ़ी की माँ का मूड ठीक नहीं रहता तो वह घर को मैनेजरी जंगली जानवरों का संग्रहालय कहती। निश्चय ही सोफ़ी के पास यह संग्रहालय था। वह इससे काफ़ी खुश थी। इसकी शुरुआत हुई थी 3 सुनहरी मछलियों से, गोल्ड टॉप, रेड राइडिंग हुड और ब्लैक जैक। उसके बाद वह 2 ऑस्ट्रेलियाई बजरीगर मिट्ठू ले आई जिनके नाम स्मिथ और स्म्यूअल थे। फिर गोविंदा नामक कछुआ आया और अंत में मार्मालेड जैसी बिल्ली शेरिकन। यह सब उसे इसीलिए दिए गए थे क्योंकि उसकी माँ कभी भी अपने काम से दोपहरी बीतने के भी काफ़ी देर तक घर नहीं लौट पाती थी और उसके पिता तो अधिकांश समय तक बाहर ही रहते थे, सारी दुनिया में समुद्री यात्राएं करते हुए। सोफ़ी ने अपना स्कूल बैग फर्श पर एक कोने में लटका दिया और एक बड़े कटोरे में कैट फूड भरकर शेरिकन के सामने रख दिया। फिर वह रहस्यमयी पत्र अपने हाथ में लिए हुए रसोई में स्टूल पर बैठ गई। तुम कौन हो? उसे इसकी कोई समझ नहीं थी। हाँ, वह सोफ़ी एडमसन अवश्य थी, किंतु सच में वह कौन थी? वास्तव में इसका सुराग नहीं लगा पाई थी अब तक। अगर उसे कोई दूसरा नाम दे दिया गया होता तो क्या होता, जैसे एनी नटसन, तो तब क्या वह कोई और हो जाती? तब अचानक उसे याद आया कि शुरू में उसके पिता चाहते थे कि उसे लिलेमोर के नाम से जाना जाए। सोफ़ी ने कल्पना करने का प्रयास किया कि वह लिलेमोर एडमसन के रूप में अपना परिचय दे रही थी और हाथ मिला रही थी, किंतु उसे यह सब गलत लगा। वह तो कोई और थी जो सबको अपना परिचय दिए जा रही थी। वह कूदकर बाथरूम में चली गई, उस विचित्र पत्र को अपने हाथ में लिए हुई। अब वह दर्पण के सामने खड़ी रहकर अपनी आंखों की प्रतिछाया को एकटक देख रही थी। मैं सोफ़ी एडमसन हूँ, उसने कहा। दर्पण में मौजूद लड़की ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की।
थोड़ा सा भी हिलती डुलती, जो कुछ भी सोफ़ी करती वह भी हूबहू वैसा ही करती। सोफ़ी ने दर्पण में अपनी प्रतिछाया को चप्पल गति से हराने की चेष्टा की, किंतु वह भी उतनी ही तेज़ निकली। तुम कौन हो? सोफ़ी ने पूछा। सोफ़ी को इसका भी कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। हाँ, उसे क्षणिक भ्रम तो जरूर हुआ कि यह प्रश्न उससे पूछा या उसकी प्रतिछाया ने। सोफ़ी ने अपनी वर्तनी शीशे में नाक पर लगाई और कहा, तुम मैं हो? जब उसे इसका भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने वाक्य को पलट कर कहा, मैं तुम हूँ। सोफ़ी एडमसन प्राय अपनी शक्ल सूरत से असंतुष्ट रहती थी। उसे अक्सर बतलाया जाता कि उसकी आंखें सुंदर है, बादाम के आकार से, किंतु लोग शायद सिर्फ ऐसा इसीलिए कहते थे क्योंकि उसकी नाक कुछ ज़्यादा ही छोटी थी और मुँह ज़्यादा बड़ा। उसके कान भी आंखों के कुछ ज़्यादा ही नज़दीक थे। सबसे खराब थे उसके सीधे लटकते बाल, जिनके साथ कुछ भी करना असंभव था। कभी कभी उसके पिता उसके बालों को सहलाते और क्लाउड डेबुसी की एक संगीत रचना की तर्ज पर अलसी जैसे बालों वाली लड़की कहते। पिताजी के लिए तो यह ठीक ही था, क्योंकि उन्हें ऐसे सीधे सपाट केशों के साथ जीने की कोई मजबूरी नहीं थी। सोफ़ी के केशों पर न तो किसी खुशबूदार क्रीम और न ही किसी स्टाइलिंग जेल का कोई प्रभाव पड़ता। कभी कभी सोफ़ी सोचती कि वह कितनी भद्दी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह जन्म से ही बदशक्ल हो। उसकी माँ सदैव उसे जन्म देते समय अपनी प्रसव पीड़ा का जिक्र करती रहती थी, किंतु क्या उसकी बदसूरती इसी का कारण थी? कितना अजीब था कि उसे यह भी मालूम न था कि असल में मैं कौन हूँ। क्या यह अनुचित नहीं था कि उससे इस बारे में कभी भी नहीं पूछा गया? और वह कैसा दिखना चाहती है, उसकी छवि तो बस उस पर मढ़ दी गई है। वह अपने मित्रों को भी चुन सकती है, किंतु यह निश्चित था कि उसने स्वयं को खुद नहीं चुना था। उसने तो यह भी नहीं चुना था कि वह एक मनुष्य बनेगी। मनुष्य होना क्या है? सोफ़ी ने एक बार फिर से शीशे में खड़ी लड़की पर निगाह डाली। मैं सोचती हूँ अब ऊपर जाकर जीव विज्ञान का होमवर्क करूँगी, उसने लगभग क्षमा याचना के भाव से कहा। पर बाहर हॉल में आई तो फिर सोचने लगी, नहीं, इससे तो बेहतर होगा कि मैं बाग में जाऊँ। किटी किटी किटी। सोफ़ी ने बिल्ली को भगाकर दरवाजे की पेड़ियों पर निकाल दिया और बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब सोफ़ी बाहर बजरी वाले रास्ते पर उस रहस्यमयी पत्र को हाथ में लिए खड़ी थी। वह एक बड़ा ही विचित्र भाव उसके शरीर में दौड़ गया। उसे लगा जैसे वह एक गुड़िया है जिसे कोई जादुई छड़ी घुमाकर अचानक सजीव बना दिया गया हो। क्या यह अद्भुत नहीं था कि ठीक इसी पल वह इस दुनिया में मौजूद हैं? आश्चर्यजनक जोखिमपूर्ण संसार में इधर उधर घूमते हुए शेरेकन कंकरीले रास्ते को हल्के से फुदक कर पार कर गई और लाल करांट की घनी झाड़ियों में जा छुपी। सफ़ेद मूँछों जैसे बालों से लेकर हिलती पूंछ तक प्राणवान ऊर्जा से भरी हुई एक चप्पल छर हरी बिल्ली यहाँ बाग में थी, पर उसके मन में सोफ़ी जैसे विचार नहीं थे। जैसे ही सोफ़ी ने अपने जिंदा होने के बारे में सोचना शुरू किया, तुरंत ही उसके मन में यह भी आया कि वह सदैव जीवित नहीं रहेगी। अभी मैं इस दुनिया में मौजूद हूँ, उसने सोचा, किंतु एक दिन तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। क्या मृत्यु के बाद जीवन है? यह एक अन्य प्रश्न था जिसके विषय में बिल्ली अनभिज्ञता में प्रसन्न थी। सोफ़ी की दादी माँ का देहांत हुए कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ था। 6 महीने से अधिक समय तक सोफ़ी उन्हें हर रोज़ याद किया करती। कितना अनुचित है कि जीवन को समाप्त होना ही पड़ता है। सोफ़ी कंकरीले रास्ते पर सोचती हुई खड़ी थी। अपने जीवित होने से लेकर उसने और भी जोर से सोचने की चेष्टा की ताकि भूल सके कि वह सदैव जीवित नहीं रह सकेगी, किंतु यह असंभव था। जैसे ही वह अपने जीवित होने के एहसास पर ध्यान एकाग्र करती, उसी क्षण अपने मरने की बात भी दिमाग में आ जाती। दूसरी तरह से सोचने की कोशिश करने पर भी वैसा ही हुआ। एक दिन वह मर जाएगी। इस बारे में तीव्रता से सोचने पर ही वह अभी अपने जीवित होने के अद्भुत सुंदरता और अच्छाई का भरपूर आनंद महसूस कर सकती थी। यह अनुभूति एक सिक्के के 2 पहलुओं जैसी थी, जिसे वह बराबर उलट पुलट रही थी, और जैसे ही सिक्के का एक पहलू बड़ा और ज़्यादा साफ होता, वैसे ही दूसरा पहलू भी उतना ही बड़ा और साफ नजर आने लगता। उसे लगा कि जीवित होने का अनुभव आप यह महसूस किए बिना कर ही नहीं सकते कि आपको मरना है। यह महसूस करना कि आपको मर जाना है तब नामुमकिन है कि जब तक आप यह न सोचे कि जीवित होना कितना अद्भुत है, कितना अविश्वसनीय रूप से विस्मयकारी है। सोफ़ी को याद आया कि दादी माँ भी उस दिन कुछ ऐसा ही कह रही थी जब डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि वह बीमार है। मैंने आज से पहले यह कभी नहीं महसूस किया कि जीवन कितना अद्भुत है, दादी ने कहा था। कैसी विडंबना है यह समझने के लिए कि जीवित रहना कैसा सुंदर उपहार है। लोगों को बीमार होना पड़ता है या फिर उन्हें अपने मेल बॉक्स में एक रहस्यमयी पत्र को प्राप्त करना होता है। शायद उसे जाकर देखना चाहिए कि कोई और पत्र तो नहीं आए हैं। सोफ़ी जल्दी जल्दी गेट के पास गई और हरे रंग के मेल बॉक्स में झांका।
यह देखकर वह चौंक गई कि उसमें एक सफ़ेद लिफाफा और पड़ा था, बिल्कुल पहले जैसा। किंतु जब उसने पहला लिफाफा निकाला तब तो मेल बॉक्स बिल्कुल खाली हो गया था। इस लिफाफे पर भी उसका नाम लिखा था। उसने इसे फाड़कर खोल लिया और अंदर से एक कागज़ निकला। यह भी बिल्कुल पहले वाले साइज़ का ही था। दुनिया कहाँ से आई है, इस कागज़ पर लिखा था। मुझे नहीं मालूम, सोफ़ी ने सोचा। सच तो यह है कि इस बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता। फिर भी उसे लगा कि यह प्रश्न उचित ही था। उसने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया कि कम से कम यह पूछे बिना कि दुनिया कहाँ से आई है, दुनिया में रहना उपयुक्त नहीं है। इन रहस्यमयी पत्रों से सोफ़ी का दिमाग चकराने लगा। उसने फैसला किया कि वह अपनी माद में जाकर बैठेगी। माद सोफ़ी के छिपने की सबसे अधिक गुप्त जगह थी। जब वह बहुत गुस्से में होती या बहुत दुखी होती या फिर अत्यंत प्रसन्न होती तो वह आकर इसी जगह में छिप जाती थी। आज तो वह पूरी तरह दिग्भ्रमित थी। लाल मकान के चारों ओर बहुत बड़ा बाग था। उसमें बहुत से फूलों की क्यारियाँ, फलों की झाड़ियाँ, विभिन्न प्रकार के फलों के वृक्ष और एक लंबा चौड़ा लॉन था जिसमें एक झूला और एक समर हाउस था जिसे दादाजी ने दादी माँ के लिए बनवाया था। यह उन दिनों की बात है जब उनकी पहली बच्ची जन्म के कुछ सप्ताह के अंदर ही चल बसी थी। उस बच्ची का नाम मैरी था। उसकी कब्र के पत्थर पर यह शब्द लिखे थे, छोटी मैरी हमारे पास आई, हमारा अभिवादन किया और फिर चली गई। बाग के एक कोने में रस भरी की झाड़ियों के पीछे एक घना झुरमुट था जहाँ न फूल लगते और न ही बेरियाँ। वास्तव में यह वह पुरानी बाड़ थी जो किसी समय बाग की बाउंड्री के रूप में लगाई गई थी, पर क्योंकि इसे पिछले 20 वर्षों से कांटा छांटा नहीं गया था, वह बढ़ती बढ़ती इतनी घनी और उलझ गई कि कुछ भी इसके आर पार नहीं देखा जा सकता था। दादी माँ कहा करती कि पिछले युद्ध के दौरान इसी झाड़ी के कारण लोमड़ियों के लिए चूजे उठा ले जाना बेहद कठिन हो गया था, जबकि वे बाग में खुले घूमा करते थे। सोफ़ी को छोड़कर बाकी सब के लिए यह झाड़ी उतनी ही बेकार थी जितना बाग के दूसरे छोर पर खरगोशों का बाड़ा। किंतु ऐसा इसीलिए था क्योंकि कोई भी सोफ़ी का गोपनीय भेद नहीं जानता था। सोफ़ी को झाड़ियों में बने छोटे से छेद की बहुत पहले से जानकारी थी। वह रेंगती हुई छेद के पार निकली तो झाड़ियों के बीच बनी एक बड़ी खोखर में जा पहुंची। यह जगह एक छोटी माद जैसी थी। वह निश्चित थी कि यहाँ उसे कोई भी नहीं ढूंढ सकेगा। दोनों लिफाफों को हाथ में थामे सोफ़ी बाग में दौड़ती हुई और फिर हाथों और पाँवों के बल घुटनियाँ चलती हुई वह झाड़ियों में घुस गई। इस गुप्त माद में इतनी जगह थी कि सोफ़ी उसमें सीधी खड़ी हो सकती थी, किंतु आज वह एक टेढ़ी मेढ़ी जड़ों के ढेर पर बैठ गई। वहां बैठकर वह पत्तों को टहनियों के बीच में बने छोटे छोटे छिद्रों से बाहर देख सकती थी। हालांकि कोई भी छेद किसी छोटे सिक्के से बड़ा नहीं था, फिर भी वह सारे बाग पर अच्छी तरह से नज़र रख सकती थी। जब वह छोटी थी तो उसे वहाँ पेड़ों के बीच उसे ढूंढते फिरते से माता पिता को देखने में बड़ा मज़ा आता था। उसके लिए यह एक खेल था। सोफ़ी सदा ही यह सोचती कि बाग एक अलग ही दुनिया है। जब भी वह बाइबल में ईडन की बगियां की बात सुनती तो उसे लगता कि यह गुप्त स्थान भी वैसा ही है जहां बैठकर वह छोटे से स्वर्ग का सर्वेक्षण कर रही है। दुनिया का निर्माण कैसे हुआ, इस बारे में वह कुछ भी नहीं जानती थी। सोफ़ी को इतना मालूम था कि धरती अंतरिक्ष में एक छोटा सा ग्रह है, लेकिन अंतरिक्ष कहाँ से आया? ऐसा संभव था कि अंतरिक्ष सदा से ही रहा है और इस सूरत में उसे यह पता लगाने की ज़रूरत नहीं है कि यह कहाँ से आया। पर क्या कोई चीज़ हमेशा ही होती है और हमेशा ही बनी रह सकती है? उसके मन की गहराइयों में इस विचार के विरोध का भी कोई आधार था। निश्चय ही दुनिया में मौजूद हर चीज़ का आरंभ कभी न कभी तो हुआ ही होगा। इसीलिए अंतरिक्ष भी संभवतया किसी समय किसी दूसरी चीज़ से बनाया गया होगा। किंतु यदि अंतरिक्ष किसी दूसरी चीज़ से बना है तो वह दूसरी चीज़ भी किसी अन्य चीज़ से बननी चाहिए। सोफ़ी ने महसूस किया कि वह मूल समस्या को सिर्फ टालती जा रही थी। किसी बिंदु पर कोई चीज़ शून्य से बनी होनी चाहिए। क्या यह बात उस असंभव विचार की तरह नहीं है कि इस संसार का अस्तित्व सदा से है और बिना किसी प्रारंभ के है? उन्होंने स्कूल में सीखा था कि ईश्वर ने दुनिया को बनाया है। सोफ़ी ने स्वयं को सांत्वना देने का प्रयास किया कि संभवतः यही इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान है, किंतु उसने फिर से सोचना शुरू कर दिया। वह यह तो स्वीकार कर सकती है कि ईश्वर ने अंतरिक्ष बनाया, किंतु फिर स्वयं ईश्वर कहाँ से आए? क्या उसने स्वयं को शून्य से बनाया था? एक बार फिर उसके मन की गहराइयों में कुछ था जो इस विचार का विरोध कर रहा था। माना कि ईश्वर सब प्रकार की चीज़ें बना सकता है, किंतु वह स्वयं को तब तक नहीं बना सकता जब तक उसके पास बनाने के लिए स्वयं न हो।
तो बस एक संभावना शेष बची रह जाती है। ईश्वर का अस्तित्व सदा रहा, ईश्वर स्वयंभू है, किंतु इस संभावना को तो वह पहले से ही अस्वीकार कर चुकी थी। यह हर चीज़ का जो भी अस्तित्ववान है एक आरंभ तो होना ही चाहिए। उफ, कैसी उलझन है। उसने दोनों लिफाफे फिर खोल डाले। तुम कौन हो? दुनिया कहाँ से आई है? नाहक परेशान करने वाले सवाल। और हाँ, यह पत्र कहाँ से आया, यह बात भी लगभग उतनी ही रहस्यमयी थी। वह कौन है जिसने सोफ़ी के जीवन को झंझोड़ कर रख दिया हो और अचानक ही उसे विश्व की सबसे गूढ़ पहेलियों के सामने ला खड़ा कर दिया गया। सोफ़ी तीसरी बार फिर अपने मेल बॉक्स के पास गई। कुछ क्षण पहले ही डाकिया आज की डाक डाल गया था। सोफ़ी ने इनमें से बेकार चिट्ठियों का बड़ा सा ढेर निकाला, जिसमें कुछ पत्र पत्रिकाएं थीं और कुछ एक पत्र उसकी माँ के लिए थे। एक पोस्ट कार्ड था। उष्णकटिबंधीय समुद्री तट का चित्र बना था इस पर। उसने कार्ड को उल्टा। इस पर नॉर्वे की डाक टिकट लगी थी और इस पर डाक चिन्ह था UN बटालियन। क्या इसे पापा ने भेजा था? किंतु वह तो इस समय एकदम किसी दूसरी जगह पर थे और हैंडराइटिंग भी, हस्तलेखन भी उनकी नहीं थी। जब सोफ़ी ने देखा कि पोस्ट कार्ड पर लिखा है हिल्डे मोरल नेग मार्फत सोफ़ी एडमसन 3 क्लोवर क्लोज, तो उनकी नब्ज़ तेज़ चलने लगी। बाकी पता बिल्कुल सही था। कार्ड पर लिखा था, प्रिय हिल्डे, 15वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। मुझे भरोसा है कि तुम यह समझ जाओगी कि मैं तुम्हें ऐसा उपहार देना चाहता हूं जो तुम्हारे बड़े होने में मदद करेगा। इस कार्ड को सोफ़ी की मार्फत भेजने के लिए क्षमा करना। यह सबसे आसान तरीका था पिता की ओर से प्यार। सोफ़ी दौड़ती हुई वापस मकान में पहुंची और रसोई में चली गई। उसके दिमाग में गहन उथल पुथल हो रही थी। यह हिल्डे कौन थी जिसका 15वां जन्मदिन उसके अपने जन्मदिन से 1 महीने पहले पड़ रहा था? सोफ़ी ने टेलीफोन डायरेक्टरी निकाली। मोलर नाम के बहुत सारे आदमी थे और कई नेग नाम के भी, किंतु पूरी डायरेक्टरी में मोलर नेग के नाम से कोई भी नहीं था। उसने रहस्यमयी कार्ड को दोबारा ध्यान से देखा। कार्ड तो सही लगता था। इस पर टिकट भी लगा था और डाक खाने की मोहर भी थी। आखिर कोई पिता अपनी बेटी के जन्मदिन की बधाई का कार्ड सोफ़ी के पते पर क्यों भेजेगा, जबकि कार्ड किसी दूसरी पते पर जाना चाहिए? किस तरह एक पिता जानबूझकर उसके जन्मदिन का कार्ड दूसरी जगह भेजकर अपनी बेटी को धोखा देना चाहेगा? यह सबसे आसान तरीका कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह हिल्डे नाम की लड़की का पता कैसे लगाएगी? सोफ़ी के सामने चिंता करने के लिए अब एक और नई समस्या खड़ी हो गई थी। उसने अपने गड़बड़ विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश की। आज तीसरे पहर 2 घंटे छोटी समयावधि में उसके सामने 3 उलझनें परोस दी गई थी। पहली समस्या थी कि वे 2 सफ़ेद लिफाफे और उसके मेल बॉक्स में किसने रखे। दूसरी पहेली कि वे कठिन प्रश्न जो इन लिफाफों में रखे कागज़ों में लिखे थे। तीसरी परेशानी थी यह हिल्डे मोलर नेग कौन हो सकती है और उसका जन्मदिन बधाई कार्ड सोफ़ी को नॉर्वे से क्यों भेजा गया है। उसे विश्वास था कि यह तीनों समस्याएं किसी न किसी रूप में आपस में जुड़ी हुई है। ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि आज तक तो वह पक्की तरह से एक साधारण जीवन जीती आ रही थी।